हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी कौशल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। उसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, अभी भी उसके एक दो टॉपिक रह गए हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो द लिविंग वर्ल्ड का ही एक टॉपिक उठाया हुआ है मैंने, जो है टैक्सोनॉमी। आज हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, और टैक्सोनॉमी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। और जो मैंने आपको समझाया हुआ है उसके नोट्स में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी लास्ट में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड का टॉपिक है हमारे पास टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी होती क्या है, हमें टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें टैक्सोनॉमी की स्टडी क्यों करनी चाहिए, ये सारा हम इस टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी आप सिंपल समझ सकते हैं, टैक्सोनॉमी दो वर्ड से डिराइव होके आया है। फर्स्टली टैक्सिस एंड सेकंड वन इज नोमोस। टैक्सिस का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब क्या होता है, लॉ। मीन्स कोई भी चीज़ है आपके पास, उसको लॉ के थ्रू, किसी भी कोई भी लॉ के थ्रू अरेंज करना, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और अगर इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें देन व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification of an organism is called as taxonomy। और जो ये टैक्सोनॉमी होती है ये स्पेशली किसके साथ डील करती है, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी आई होप आपको समझ आ गया होगा, किसी भी चीज़ का एक लॉ के थ्रू प्रॉपर अरेंजमेंट करना टैक्सोनॉमी होती है। और ये रूल्स, प्रिंसिपल्स, क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होती है, इन सब के साथ डील करती है। और जो हमारे पास टैक्सोनॉमी टर्म है ये किसने कॉइन किया था, ये हमारे पास डी कैंडोल ने कॉइन किया था 1813 में। और जो फादर हैं टैक्सोनॉमी के, वो हम किसको बोलते हैं, कार्लस लिनायस को हम टैक्सोनॉमी का फादर बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो हम करते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती है। तो टैक्सोनॉमिक जो स्टडी हम करते हैं वो किन के ऊपर बेस्ड होती है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारी टैक्सोनॉमिक स्टडीज बेस्ड होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और साथ में उसकी एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, मींस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी भी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या होता है, हम सेल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कीमोटैक्सोनॉमी एंड बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जितने भी बायोकेमिकल्स होते हैं, जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी मींस एम्ब्रियो की स्टडी करके हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी करके हम टेक्सोनॉमी की स्टडी कर सकते हैं, मींस टेक्सोनॉमी का कैटेगरी बना सकते हैं। उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जितने भी हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लाइक प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो इन सब की स्टडी क्या होती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। इसके थ्रू भी हम टेक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। इकोलॉजिकल रिलेशनशिप मीन्स जो हमारा रिलेशन है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। उसके बाद आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर। मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग बिहेवियर होगा, तो उस बिहेवियर को स्टडी करके हम टैक्सोनॉमिक की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या होता है, कोई भी चीज़ है
उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक्स। ये एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। इससे पहले हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमीज डेफिनेशन, टैक्सोनॉमी इज द साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो उसी का जो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नाम से हमें पता लग रहा है। आइडेंटिफिकेशन मीन्स किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन के यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्टली क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसको हम ओल्ड टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और ओल्ड सिस्टेमैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने जो ओल्ड टैक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं। ओल्ड टैक्सोनॉमी के थ्रू आइडेंटिफिकेशन को पूरा अंडरस्टैंड करवाया जाता है, पूरा समझाया जाता है कि आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज क्या होती है, हमारे पास बेसिक यूनिट होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको हम सेंटर स्टेज भी बोलते हैं टैक्सोनॉमी का। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन ओल्ड टैक्सोनॉमी या फिर ओल्ड सिस्टेमेटिक्स। तो आंसर क्या आता है हमारे पास, स्पीशीज। नेक्स्ट है हमारे पास कोई भी जो स्पीशीज है, अ स्पीशीज इज डिलिमिटेड ऑन मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड्स। तो मॉर्फोलॉजिकल ग्राउंड्स पे स्पीशीज हमारे पास कैसी रहती है, डिलिमिटेड रहती है। उसके बाद आता है हमारे पास टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वहाँ पर सिमिलर होते हैं। उसके बाद जो स्पीशीज होती है, स्पीशीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम उनका स्पेसिमेन बना के प्रिजर्व रखते हैं। नेक्स्ट आता है जो स्पीशीज होती है उनको हम कैसा रखते हैं, स्टेटिक रखते हैं, मीन्स वो फिक्स्ड एंटिटीज होती है, वो मूव नहीं कर सकती है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स आर टेकन फॉर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर कुछ ही कैरेक्टर्स लिए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल रूट मॉडिफिकेशन, या फिर आप नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस ले सकते हैं। अगर हम कॉटिलिडेंस की स्टडी कर रहे हैं देन वी टेक ओनली नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस। तो जिस चीज की हमें स्टडी करनी होती है वही पार्ट हम स्टडी करने के लिए लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं हम ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसका दूसरा टाइप आता है हमारे पास मॉडर्न या फिर न्यू टैक्सोनॉमी, जिसको हम न्यू सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, न्यू सिस्टेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं ताकि हमें सारी वेरिएशन जितने भी बदलाव हो रहे हैं सब हमें पता लगे। और जो ये कंसेप्ट है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो कंसेप्ट है ये किसने हमारे पास डेवलप किया था, जूलियन हक्सले ने किया था 1940 में। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की स्टडी करते हैं सो दैट वी नो ऑल द वेरिएशंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेसेस, वेराइटीज, सब स्पीशीज, इनको हम लार्ज नंबर में स्टडी करते हैं। एकदम थॉरोली इनकी स्टडी की जाती है सो दैट हर एक चीज के बारे में अच्छे से हम पता लगा पाए। उसके बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। जितने भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर पाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से उन सबको एक साथ कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं। उसके बाद जब हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली देन उस स्पीशीज का क्या करते हैं, हम नेम देते हैं। उसके बाद जो स्पीशीज है उसको हम अलग नहीं रखते, उनको हम एक साथ ही रखते हैं। और जो मॉर्फोलॉजिकल डिलिमिटेशन थी ये हमारे पे किस में थी, ये हमारे पास ओल्ड सिस्टेमैटिक्स में थी। न्यू सिस्टेमैटिक्स में क्या हुआ है, ये रिप्लेस हो गई है किससे, बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन से। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल डिलिमिटेशन के बदले बायोलॉजिकल डिलिमिटेशन आ गई है।
सो दैट हम हर एक पार्ट की स्टडी कर पाए। वहाँ तो एक स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी होती थी, बट यहाँ पर हम थॉरली हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं। तो न्यू सिस्टमेटिक में क्या होता है, इट इज़ यूज टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, साइंटिफिक वे में नेम प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो मैंने नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी पूरा वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें, सो दैट नॉमेनक्लेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। उसमें आपको इसके रूल्स भी पता लग जाएंगे, इसके बहुत सारे रूल्स भी मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर हम सिर्फ मोटा मोटा अंडरस्टैंड करेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और जो नॉमेनक्लेचर कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हमारे पास कैरलस लिनायस ने दिया था इसका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के। तो नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं, फर्स्टली यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि आईसीबीएन क्या होता है। आईसीबीएन जो फुल फॉर्म है, इसको आप याद रखना क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आईसीबीएन की फुल फॉर्म बताओ। तो आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मींस इस टर्म के अंदर जितने भी हमारे पास प्लांट्स आते हैं वो सारा इसी टर्म के अंडर स्टडी किया जाता है। इसी टर्म के अंडर सारे प्लांट्स को नेम दिए जाते हैं, सारे प्लांट्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है जिसको ICZN बोलते हैं। ICZN क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं सारे एनिमल्स को नेम दिया जाता है ICZN टर्म के अंडर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के रूल्स। तो नॉमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल ये कहता है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं देन दैट नेम शुड कंटेन टू नेम्स। कौन कौन से, पहला जेनेरिक एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक, जिसको आप जीनस और स्पीशीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने लिया होमो सेपियंस का एग्जाम्पल। होमोसेपियंस क्या होगा, ये साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। तो ये कौन सा, ये जीनस है और ये स्पीशीज है। जो जीनस होता है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, मीन्स जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। और जो हम स्पेसिफिक नेम लिखते हैं जिसको हम स्पीशीज बोलते हैं, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, स्मॉल में होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्लियर है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब हम ये साइंटिफिक नेम लिखते हैं देन इट शुड बी अंडरलाइंड। अगर हम हैंड से लिख रहे हैं देन इट शुड बी अंडरलाइंड, और अगर हम इसको प्रिंट करके लिख रहे हैं तो इसको हमें इटैलिक्स में करना पड़ता है, इटैलिनाइज्ड करना पड़ता है। उसके बाद का रूल क्या कहता है हमारे पास, जो ये नेम्स आते हैं, जो होमोसेपियन नेम है, ये कहाँ से डिराइव होके आते हैं, ये ग्रीक या फिर लेटिन लैंग्वेजेस से डिराइव होके आते हैं। ग्रीक और लेटिन लैंग्वेजेस कौन सी होती है, ये डेड लैंग्वेजेस होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने टैक्सोनॉमी के दो पॉइंट्स डिस्कस किए, फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड नॉमेनक्लेचर। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होती है और क्लासिफिकेशन का क्या रोल रहता है टैक्सोनॉमी में। तो क्लासिफिकेशन में भी हम क्या डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक अरेंजमेंट करना एक हायरार्किकल सीरीज में। हायरार्किकल सीरीज क्या होती है, आप इसको सिंपल वे में बोल सकते हैं रैंक वाइज। तो रैंक वाइज हम किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं वो हम पढ़ेंगे।
अब ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं और डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जिनको हम डिफरेंसेस बोलते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम उनका रिलेशन देखते हैं कि हाँ आपस में उनका क्या रिलेशन है, देन हम उसको क्लासीफाई करते हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें क्लासीफाई करने के लिए, सो दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर। आपको पता है हर साल इतने सारे ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं, तो हमें उनको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। तो उनको आइडेंटिफाई कर पाए इसलिए क्लासिफिकेशन हमारे पास ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टू स्टडी फॉसिल्स। आज की डेट में बहुत सारी फॉसिल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है सो दैट उनके बारे में हम जान सकें। तो फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन नीडेड रहता है। उसके बाद बिल्डिंग ऑफ एवोल्यूशनरी पाथवेज। एवोल्यूशनरी जो पाथवे है हमारे पास कैसा कब चला आ रहा है, जैसे ह्यूमंस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ हमारा, वो सारा एवोल्यूशन बिल्डअप करने के लिए, सारे एवोल्यूशनरी पाथवेज बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म की लोकेलिटीज़ को जानने के लिए, मीन्स कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कहाँ पर रहता है कौन सा ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड पड़ती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन के क्या क्या फंक्शंस रहते हैं। फर्स्टली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज को पहचान सकते हैं हम क्लासिफिकेशन के थ्रू। और सिस्टम, एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है, एक सिस्टम डेवलप हुआ है जिसके थ्रू हम हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिंगिंग सिमिलैरिटीज और कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज बताता है कि हाँ ये सिमिलैरिटीज है, या फिर आप कोरिलेटेड कैरेक्टर्स बोल सकते हो, जो कैरेक्टर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। brings out natural relationships among organisms। ये organisms के बीच में एक नेचुरल रिलेशनशिप पैदा करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, सबसे पहले कैटेगरी आपको समझना पड़ेगा, कैटेगरी क्या होती है। तो कैटेगरी आप समझ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स का कोई ग्रुप बनाते हैं या उनका यूनिट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। तो कैटेगरी क्या होती है, ये ग्रुपिंग की यूनिट होती है। जब हम किसी भी सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते हैं तो उसकी बेसिक यूनिट कौन होती है, कैटेगरी होती है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है, यूनिट ऑफ ग्रुपिंग एट एनी लेवल इन टैक्सोनॉमी। ये यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब ग्रुप करते हैं किसी भी लेवल पे। हमारे पास लिनायस थे, लिनायस एक साइंटिस्ट थे, कार्लस लिनायस, जिन्होंने 5 कैटेगरीज प्रपोज की थी। वो कौन कौन सी 5 कैटेगरीज थी, पहली थी क्लास, देन ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, वेराइटीज। ये 5 कैटेगरीज किसने प्रपोज की थी, लिनायस ने प्रपोज की थी। तो जो ये कैटेगरीज हमारे पास थी इससे पहले, तो इनमें से क्या किया, कुछ वर्कर्स ने इसके ऊपर फिर से काम किया, और काम करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या रिमूव कर दिया, कैटेगरी को रिमूव कर दिया। जो हमारे पास वेराइटीज वगैरह थे उसको रिमूव कर दिया, उसके बदले क्या ले आया, यहाँ पर किंगडम ले आया, फाइलम ले आया। फाइलम या फिर डिवीजन, फाइलम और डिवीजन हमारे पास अलग अलग होता है, अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। और फैमिली ले आई। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज ऐड हो गई यहाँ पर। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये हमारे पास ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करती हैं। मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म को जब क्लासिफाई किया जाता है तो उनका रैंक बताया जाता है, वो कौन से हिरार्किकल सीरीज में है, कौन से रैंक पे हैं। तो ये होती है हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरीज। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट मीन्स बीच में, जो कैटेगरीज बीच में इंट्रोड्यूस की गई हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। तो जो कैटेगरीज ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बीच में आती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल सब फैमिली, ये फैमिली जो सब फैमिली है ये हमारे पास बीच में आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास सुपर फैमिली भी होती है, और सब ऑर्डर होता है, सुपर ऑर्डर होता है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं।
आगे हम पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पर ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी आएंगी हमारे पास। उसके बाद एक न्यू कैटेगरी भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, जैसे कि ट्राइब। ट्राइब भी कई बार जीनस और सुपर फैमिली के बीच में आता है। सॉरी, सुपर फैमिली नहीं, सब फैमिली के बीच में आता है। जीनस और सब फैमिली के बीच में कभी कभी हमारे पास ट्राइब भी यूज किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में। यस, यही 7 मेन कैटेगरीज होती हैं जिसके थ्रू हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्हीं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के थ्रू क्लासिफाई किए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम कौन कौन से हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरीज आती हैं। तो पहली जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो है किंगडम। सेकंड आती है हमारे पास फाइलम, या फिर हम डिवीजन भी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये 7 मेन कैटेगरीज हैं हमारे पास जिसको हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर किंगडम लिखा है, पहले किंगडम का के फॉर कीप, देन पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो ये सारा भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि कीप से क्या आएगा हमारे पास किंगडम, पॉट से क्या आएगा फाइलम या फिर डिवीजन, उसके बाद क्लीन का क्या है क्लास, अदरवाइज से ऑर्डर आएगा, फैमिली से फैमिली ही रहेगा, गेट का क्या आएगा जीनस, और सिक का क्या आएगा हमारे पास स्पीशीज। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए और ये आपको याद ऑलरेडी हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लेंगे तो। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दिया जाए क्लासिफाई करने के लिए तो आप उसको इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें पास एग्जाम में प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हाँ फाइलम के बाद क्या आता था, ऑर्डर आता था या फिर क्लास आती थी। इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये याद रहेगा तो इजीली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या करती हैं, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर होता है वो अपर साइड के लिए इंक्रीज करता है। और जब हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर कैसा होता है, डिक्रीज होता जाता है, उसमें डिसिमिलैरिटीज आती जाती हैं। और जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं, सिमिलैरिटीज आती जाती हैं। तो उसका हम पहला फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, ये भी हमारे पास ऑब्लिगेट कैटेगरी है। ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। इसको हम बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोलते हैं। और स्पीशीज का कंसेप्ट हमारे पास किसने दिया था, जॉन रे ने दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा नेचुरल पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोर क्लोजली आपस में रिजेंबल करते हैं देन अदर स्पीशीज। और जो इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली, मीन्स वो एक दूसरे को इजीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे डॉग है तो वो बिच को ही इंटरब्रीड करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो जेनेटिक सेटअप होता है, जो इनका जेनेटिक मेकअप होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। और इनको कैसा किया जाता है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, इनको अलग रखा जाता है रिप्रोडक्टिवली। और मोनोटिपिक स्पीशीज भी होती है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको हम सब स्पीशीज में, रेसेस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उनको हम मोनोटिपिक स्पीशीज बोलते हैं। और कुछ स्पीशीज होती हैं जिनको हम आगे वेराइटीज, रेसेस या फिर सब स्पीशीज में डिवाइड करते हैं, या दो से ज़्यादा उनकी सब स्पीशीज होती है, उसको हम पॉलीटिपिक स्पीशीज बोलते हैं। स्पीशीज के बाद हमारे पास सेकंड हायर कैटेगरी कौन सी आती है, जीनस। स्पीशीज से पहले हमारे पास जीनस आता है, तो जीनस हायर कैटेगरी हुआ स्पीशीज से। तो जीनस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी हमारे पास जॉन रे ने दिया था। ये क्या होता है, जीनस क्या होता है, ये फर्स्ट हायर कैटेगरी होती है स्पीशीज से ऊपर। उसके बाद जो जीनस है इसमें क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सेम स्पीशीज होती हैं। जीनस में है 1 to several स्पीशीज, इसमें एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज होती हैं।
उसके बाद ये कैसा होता है, ये भी मोनोटिपिक होता है, मीन्स स्पीशीज को सब स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनको हम सब स्पीशीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और पॉलीटिपिक भी होती है, मीन्स कुछ ही होती है ऐसे जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको हम सब स्पीशीज में, रेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो आपस में कोरिलेट करते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा, हमारे पास यहाँ पर किसका एग्जांपल है, पैंथेरा का। पैंथेरा क्या है, ये पॉलीटिपिक है। पॉलीटिपिक क्यों है, क्योंकि इसके कुछ स्पीशीज क्या होती है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो मीन्स लायन। तो इसकी अलग अलग स्पीशीज होती है, मोर देन 2 स्पीशीज होती है, इसलिए ये कैसा है, ये पॉलीटिपिक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पैंथेरा की दूसरी स्पीशीज है, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस क्या होती है, ये टाइगर होता है। उसके बाद हमें आता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस क्या होता है, ये लेपर्ड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सारे क्या है, इसमें क्या सिमिलर है, इसमें सबके जीनस एक जैसे है, बट स्पीशीज क्या है, एक से ज्यादा है। अगर हम स्पीशीज चेंज कर रहे हैं तो वहां पर ऑर्गेनिज्म चेंज हो जा रहा है। तो इसके मोर देन 1 स्पीशीज है, मोर देन 2 स्पीशीज है, इसलिए हम इसको पॉलीटिपिक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है, दैट इज फैमिली। तो फैमिली का कंसेप्ट हमारे पास किसने दिया था, फैमिली का कंसेप्ट भी हमारे पास जॉन रे ने ही दिया था। और ये कौन सी कैटेगरी होती है, ये जो जीनस से ऊपर आती है, हायर कैटेगरी होती है, थर्ड हायर कैटेगरी होती है देन जीनस। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे जीनस होते हैं, बट क्या होता है, उनके स्पीशीज चेंज कर दी जाती है। अभी हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था पैंथेरा का। तो पैंथेरा क्या है, हर एक में जीनस सेम है बट स्पीशीज चेंज कर दी जा रही है। तो ये भी किससे बनी होती है, जो फैमिली होती है वो किससे बनी होती है, रिलेटेड जेनरा से ही बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल में क्या लिया है मैंने, मेंबर्स ऑफ कैनेडी। अब जो कैनेडी फैमिली आती है उसमें क्या क्या आता है, जितने भी हमारे पास डॉग्स होते हैं वो सारा कैनेडी फैमिली के अंदर आता है। जितने भी वुल्फ होते हैं वो भी डॉग से ही रिजेंबल करते हैं, इसलिए उनको भी हमने कैनेडी फैमिली में रखा हुआ है। उसके बाद फॉक्स, फॉक्स भी हमारे पास डॉग से ही रिजेंबल करते हैं, इसलिए ये भी कौन सी फैमिली में आते हैं, कैनेडी फैमिली में आते हैं। उसके बाद मेंबर्स ऑफ फेलिडी, फेलिडी फैमिली में कौन कौन आता है, कैट्स जो होती है, टाइगर होते हैं, लाइन, लेपर्ड, ये सारे कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, फेलिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। बिकॉज ये सारे कैसे होते हैं, ये लोग आपस में रिजेंबल करते हैं, इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, इसलिए हमने इनको सेम फैमिली में ही रखा। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी, जैसे हम जब फैमिली लिखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम फैमिली का नाम लिखते हैं। तो फैमिली लिखने के लिए पीछे कुछ सफिक्स यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लांट की फैमिली लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या लगता है, ए ई लगता है, ए ई ये लगता है। उसके बाद सब फैमिली, अगर हम सब फैमिली लिख रहे हैं प्लांट की तो उसमें क्या लगता है, ऑइडी लगता है। ठीक है, तो जब भी हम फैमिली का नाम लिखेंगे, कोई भी फैमिली आएगी तो उसके लास्ट में क्या सफिक्स लगाएंगे हम, ए ई और ओईडी, ओ आई डी ए ई, ओईडी। अगर हमारे पास प्लांट की जगह एनिमल हो देन हम क्या करेंगे, अगर प्लांट की जगह एनिमल हो तो हम वहां पर ईडे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईडे, आई डी ए ई, ईडे। उसके बाद अगर सब फैमिली लिखनी हो तो सब फैमिली में क्या लगाते हैं, इने, आई एन ए ई, इने। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ट्राइब है तो ट्राइब के लिए क्या लगता है, हमारे पास इनी लगता है, आई एन आई, इनी। और सुपर फैमिली जब लिखते हैं तो सुपर फैमिली के लिए क्या लगाते हैं, ऑइडिया। कोई भी हम जब नेम लिखते हैं, जब क्लासिफाई करते हैं, कोई भी फैमिली आती है तो आप ये नोटिस करोगे कि हर एक जब फैमिली का नेम लिखते हैं उसके पीछे क्या लगा होता है, इन सब में से कोई ना कोई सफिक्स लगा हुआ होगा। तो आप इसको जरूर नोटिस करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास 4th नंबर पे आता है, ये भी हाईएस्ट कैटेगरी है। देन फैमिली, फैमिली से ऊपर हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है, ऑर्डर।
तो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमारे पास किसने दिया था? ये हमारे पास लिनायस ने दिया था। किसने दिया था? लिनायस ने दिया था। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी तो नहीं, एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड फैमिलीज होती हैं जिनको हम ऑर्डर बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारे कोरिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा में क्या होता है, जितने भी हमारे पास कार्निवोर्स आते हैं वो सारे इसी ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था अभी कैनिडी फैमिली में कौन कौन होता है, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, ये सारा कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और ये सारे कैसे होते हैं, हमारे पास कार्निवोर्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरी फैमिली आती है फेलिडी। फेलिडी में कौन कौन आते हैं, कैट आती है, लेपर्ड, टाइगर आता है, लायन आता है। और जो हीने होते हैं वो हाइनिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ देखो, ये जो फैमिली का नाम लिखा है इसमें भी सफिक्स ईडे यूज हुआ है। तो इसी तरह से हर एक फैमिली में सफिक्स यूज किया जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो ये सारी फैमिलीज जो है आपस में रिलेटेड है, और ये सारे कैसे हैं, कार्निवोर्स है, इसलिए हमने इसको सेम ऑर्डर में रखा होता है। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स जो होते हैं उनके हमारे पास कैसे होते हैं, टीथ लंबे लंबे होते हैं। जो कैनाइंस होते हैं उनके कैनाइंस लंबे लंबे होते हैं, और उनके कैसे होते हैं, कार्निशियल टीथ होती हैं। और जो उनके जॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और जो क्लॉज होते हैं, उनके पंजे जो होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। उसके बाद हम फिफ्थ क्लास डिस्कस करेंगे। जो फिफ्थ कैटेगरी जो है, क्लास। क्लास का कंसेप्ट भी हमारे पास किसने दिया था, लिनायस ने ही दिया था। क्लास क्या होते हैं, ये भी हायर कैटेगरी होती है। किससे? ये ऑर्डर से ऊपर वाली कैटेगरी है, तो ये ऑर्डर की हाईएस्ट कैटेगरी हुई। तो क्लास क्या होता है हमारे पास, इट इज ए मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स आपस में को रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो क्लास मैमेलिया है हमारे पास, क्लास मैमेलिया में क्या है, बहुत सारे ऑर्डर्स है इसमें। जैसे कार्निवोरा है, रोडेंशिया है, लेगोमॉर्फा है, इंसेक्टिवोरा है, प्राइमेटा, ये सारे क्या है, सारे हमारे पास ऑर्डर्स हैं। तो इन सारे ऑर्डर्स को मिलके क्या बनाया हुआ हमारे पास, क्लास बनाया हुआ है, क्लास मैमेलिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो क्लास मैमेलिया होती है। जो क्लास मैमेलिया हमने पढ़ी उसमें बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। जो मैमल्स होते हैं, जो ये क्लास मैमेलिया होती है, इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम प्लांट के लिए लिख रहे हैं तो प्लांट के लिए जब हम क्लास लिखते हैं तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है, जैसे फाइसी, ऑप्सिडा, या फिर एई। उसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, फाइलम। फाइलम और डिवीजन। तो फाइलम और डिवीजन हमारे पास अलग अलग होता है। जो हम फाइलम टर्म यूज करते हैं, फाइलम टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। और जो हम डिवीजन टर्म यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, ये हम प्लांट्स के लिए करते हैं। तो दोनों का ही अलग अलग मीनिंग होता है। तो ये फाइलम और डिवीजन, इसका कंसेप्ट किसने दिया था हमारे पास, इसका कंसेप्ट दिया था हमारे पास क्यूवियर ने और इक्लर ने। तो इसका कंसेप्ट हमारे पास किसने दिया, क्यूवियर और इक्लर ने दिया था। और जो ये फाइलम और डिवीजन होता है, फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए करते हैं। ये कैसी होती है, ये सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है, जो कि किंगडम के बाद आती है। तो फाइलम और डिवीजन में क्या होता है हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया। फाइलम टर्म हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और जो डिवीजन होता है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। जो ये फाइलम और डिवीजन आता है, इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें रिलेटेड क्लासेस होती हैं, जिसमें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। और अगर हम फाइलम्स की और या फिर डिविजन्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे फाइलम डिवीजन आते हैं, जैसे कि पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, वे एप्स एंड मैमेलिया। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये सब फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। इसलिए इसको अलग अलग फाइलम में और अलग अलग डिवीजन में रखा जाता है, उनको सिलेक्ट करके कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑब्लिगेट कैटेगरी आती है, दैट इज किंगडम।
तो किंगडम क्या होता है, ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है टैक्सोनॉमी में। इसको फर्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, उनका क्या होता है, उनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स होते हैं। मीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, सारे कैरेक्टर सिमिलर नहीं होते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कैरेक्टर्स क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और जब किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट है, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर ने 1969 में 5 कैटेगरीज को फाइंड किया था, 5 किंगडम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स को इन्होंने फाइंड आउट किया था। वो 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? फर्स्टली था मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड देन एनिमेलिया। ये 5 कैटेगरीज, ये 5 जो हमारे पास किंगडम्स है ऑर्गेनिजम्स का, वो किसने फाइंड आउट किया था? आर एच विटेकर ने। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। तो अभी हम थोड़ा सा इसका एडवांटेज देख लेते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हमें टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे पास, जब हम ये टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, तो इससे हमें हर एक ऑर्गेनिज्म के रिलेशन के बारे में पता लगता है कि हाँ, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से बिहेव करता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप के बारे में पता लगता है। और उसमें जो मेजर ट्रेट्स होते हैं, मीन्स मेन जो उसमें विशेषताएं होती है, जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बारे में हमें पता लगता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी टैक्सॉन हो, उसको हम इजीली और फटाफट से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तुरंत देखते ही हम बता सकते हैं कि हाँ, कौन सी क्लास को ये बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, इसका ऑर्डर क्या है, स्पीशीज कौन सी है, जीनस कौन सा है। तो इजीली हम इसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताना था। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। Thank you. आई होप आपको हर एक टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अगर फिर भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है आपको, देन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको और अच्छे से समझा सकूं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।